अब इस मौजू पर एक भरपूर मकाला लिख सकती हूँ। हो सकता है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन में तुम्हें सिर्फ इसी मकाले की बना पर कोई आला मुलाजमत मिल जाए। मैंने हंसकर कहा, ये न समझो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। मुलाजमत की पेशकश की गई तो मैं बिला तरद्दुद उसे ठुकरा दूंगी। पाकिस्तान खासा गरीब और पसमानदा मुल्क है, मगर मुझे पसंद है। ये बात मैं पहले भी तुम्हें खुलकर बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं बाएं हाथ से अपने सर सहलाते हुए बोला, माजी में जो गुनाह किए हैं इनकी ये सजा भी झेलनी ही होगी। शायद ये भी मकाफात अमल का एक हिस्सा है। तुम सफाक और बेमहर हो। वो मुंह बनाकर बोली, मेरी रफाकत को सजा करार दे रही हो? ये न भूलो कि तुम्हारे इर्द गिर्द ही जहांगीर जैसा कदरदान भी मौजूद है, जो इस सजा को अपने लिए सबसे बड़ा एजाज समझेगा। जहांगीर बेख्तियार मेरी नजरें अपनी रिस्ट वॉच पर चली गईं। इस वक्त 5 बज रहे थे। मुजव्वल खान से बात किए 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था। इतनी देर में उसे कुछ न कुछ कर गुजरना चाहिए था। इसकी तरफ से कोई खैर खबर मिलने तक मैं अपने कमरे से नहीं हिल सकता था और कमरे से जहांगीर को फोन करना मुनासिब नहीं था। मेरी तबीयत पर एक बार फिर इज़्तिराब तारी होने लगा। बहुत देर हो गई। अब तक अव्वल खान की तरफ से कोई इतला मिल जानी चाहिए थी। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद वीरा ने मेरी बेचैनी भांप कर कहा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अव्वल खान को फोन पर मशवरा देते हुए मैंने यह बात जोर देकर कही थी कि सुल्तान शाह की बाजियाबी के लिए वक्त सबसे ज्यादा अहम है। कोई भी इतला मिलते ही वो अपने तौर पर सोचे और फैसला करके इस पर अमल कर गुजरे। इस पूरी गुफ्तगू में कहीं भी ये जिक्र नहीं आया था कि हमें हालात में रूनमा होने वाली तब्दीलियों से बाखबर करता रहे। वो एक तकनीकी नुक्ता था, वरना अव्वल खान को सुल्तान शाह के बारे में हमारी संगीन तशवीश का पूरी तरह एहसास था। वो उसकी बाजियाबी में कामयाब हो जाता तो अपने सुर्ख रुई के इजहार के लिए वफूर मुसर्रत के आलम में सबसे पहले फोन करता और सुल्तान शाह से हमारी बात करवा देता। इसकी तरफ से फोन न आने का मतलब था वो अपनी कोशिशों में उलझा हुआ था या फिर बाजी हाथ से निकल जाने पर शोक के आलम में कहीं मुंह छुपाए बैठा हुआ था। उसकी खामोशी बहर सूरत तशवीश अंगेज थी। मैंने इस्तरारी तौर पर सिगरेट सुलगाई और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। वीरा मेरे वजूद में अंगड़ाइयां लेने वाले तूफान को अच्छी तरह समझ रही थी। उसने मुझसे कोई छेड़छाड़ करने के बजाय मुझे तनहा छोड़ने का फैसला कर लिया और कदे आदम आईने पर अपने सरापा पर एक नागदाना नजर डालकर होटल के बार के लिए चल पड़ी। कुछ देर पहले चाय की एक प्याली पीने के बावजूद वो अपने मुस्तरिब आसाब को सुकून पहुंचाने के लिए शायद अल्कोहल की शदीद जरूरत महसूस कर रही थी। वो दरवाजे से बाहर ही निकली थी, फोन की घंटी बज उठी। वो जाते जाते कमरे में लौट आई। मैंने लपक कर फोन का रिसीवर उठा लिया। सर, किसी राज किशोर का फोन है। मेरे कानों में मुतरन्नम सी निस्वानी आवाज आई। मैं इस नामानूस नाम के बारे में सोचता ही रह गया। होटल के ऑपरेटर ने मेरे किसी रस्मी जवाब का इंतजार किए बगैर कॉल मुझे मुंतकिल कर दी। हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मेरे कानों में बद्रीनाथ की मुसर्रत अमेज आवाज आई। ऑपरेटर को अपना असल नाम ना बताकर उसने अपनी पेशा वाराना बेदार मगजी का सबूत दिया था। कब्रवानगी का इरादा है। मैं कोशिश के बावजूद उसकी खुशी का साथ नहीं दे सका। जल्द अज जल्द कल की सीट के लिए कोशिशें जारी हैं। मैं पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ, मगर तुम होटल में हो। पूरी तफसील तुम्हारे लिए दिलचस्प साबित होगी। उसने कहानी शुरू करने से पहले मेरी इजाजत चाहिए। थोड़ी देर बाद कहीं फोन पर मुलाकात का वक्त तय कर लेंगे। मैंने कहा, मैं ये बातें रूबरू सुनकर ही पूरी तरह महजूज हो सकूंगा। मेरी हिफाजत का सिलसिला चल पड़ा है। अब अगले पड़ाव पर ही मुलाकात होगी। कहीं से मुझे सिरी के नंबर पर फोन कर लेना। 15 मिनट बाद से लेकर कम से कम सुबह तक मैं घर पर ही रहूंगा। इस बार उसने सिरी नवासन का भी पूरा नाम नहीं लिया था। ठीक है, मैं फोन कर लूंगा। जवाब देकर मैंने फोन बंद कर दिया। बद्री को जल्द अज जल्द अमेरिका रवाना होने का हुक्म मिला है। रिसीवर रखकर मैंने वीरा को मुतल्ला किया। इसके साथ हमको भी अपना रखते सफर समेटना होगा। वीरा पुरतशवीश लहजम बोली, इस कमरे में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम इसी सफर के इरादे से निकले थे। रवानगी में तुम्हें क्या तशवीश है? फिर सुल्तान शाह का क्या बनेगा? अगर पाकिस्तान में हमारी जरूरत हुई तो हम इसी वक्त नहीं जा रहे। पता नहीं ये अव्वल खान कहाँ मर गया है। वो कहीं भी उलझा हुआ हो, सुबह से पहले उसका फोन जरूर आएगा, या फिर मैं बाहर से उसे फोन कर लूंगा। हमें पता चल जाएगा कि अब हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए। जरूरत हुई तो हम न्यूयॉर्क के बजाय कराची चल देंगे। बद्री के बारे में अचानक ही फैसला क्यों कर लिया गया? वीरा ने पूछा। सुनने वालों को हर फैसला अचानक ही महसूस होता है, मगर फैसला करने वाले बहुत सोच विचार के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वो खुश था और बहुत कुछ बताना चाह रहा था, मगर मैंने उसे रद्द कर दिया। अव्वल खान से बात हो जाए तो फिर मैं बाहर जाकर उससे राब्ता करूंगा। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे हम एक ही वक्त में कई मुतजाद उलझनों से दो चार हो चुके हैं। वीरा तफक्कुर अमेज लहजम बोली, एक वक्त में हम एक ही तरफ ध्यान दे सकेंगे। ये तुम्हारी खाम ख्याली है,
ये सब कड़ियां एक ही लड़ी का हिस्सा हैं और इसके आखिरी सिरे पर आइजक बेल मौजूद है। वो मुझे रासल मैंडा से ज्यादा मक्कार और मंसूबासाज नजर आने लगा है। खुद खम ठोंक कर मैदान में उतरने के बजाय अपने ठिकाने पर बैठकर अपने मोहरों को इधर उधर हिलाया जा रहा है और मुशराबता होने पर मसालित की पेशकश से तक कर बैठा है। हम दोनों में से कौन सही है, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। ये कहती हुई वो अपनी जगह से उठ गई। गालिबन उसे होटल का भूला हुआ बार याद आ गया था। वीरा चली गई और मैं सिगरेट पर सिगरेट फूंकता इंतजार के आलम में अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। 6:15 बजे कमरे के सकूत में फोन की घंटी की आसेवी आवाज गूंजी। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। ऑपरेटर ने जरूरत से एक लफ्ज भी ज्यादा कहे बगैर कॉल मुझे दे दी। वो जानती थी कि बैरून मुल्क से आने और वहां जाने वाली हर कॉल कितनी कीमती होती है। वो वक्त गैर जरूरी बातों या सवालों जवाब में गंवाना उसके नजदीक शायद वाकई जुर्म था। अपने हेलो के जवाब में मुझे रिसीवर में अव्वल खान की मुजमहल और पुजमुर्दा आवाज सुनाई थी। इसका कुछ सुराग नहीं मिल सका। उसने एक ही फिक्रे में पूरी कहानी सुना दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल के मकाम पर जोर से घोंसा रसीद कर दिया हो। मैंने थकी हुई आवाज में पूछा, और जहाज का क्या हुआ? वो हमारे पहुंचने से 3 घंटे पहले परवाज कर चुका था। इस पर सिर्फ 6 ताबूत थे। तुम इस वक्त कहां से बात कर रहे हो? मैंने तेजी से पूछा। मैं दफ्तर ही में हूं, तुम फिक्रमंद ना हो। मेरे आदमी अभी भी उसकी तलाश। मैंने उसे पूरी बात करने का मौका दिया बगैर सर्द लहजे में कहा, यह फोन इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। दफ्तर में रहकर मेरी कॉल का इंतजार करो। मजीद कुछ कहे या सुनने के बगैर मैंने यकलख्त फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अव्वल खान के जवाब ने मेरे अंदेशों की तायद कर दी थी। पहाड़ जैसा तवील वक्त गुजर चुका था। मजीद वक्त तेजी के साथ हमारे हाथ से निकलता जा रहा था, जो सुल्तान शाह के लिए खतरनाक था। अव्वल खान ने अपनी दानिस्त में जहाज के बारे में तहकीकात करके ये यकीन कर लिया था कि कराची से अमेरिका के मैरीन कमांडोज की 6 लाशें ले जाने वाले जहाज पर सुल्तान शाह को नहीं ले जाया गया था। मगर मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि अगर अमेरिका के मुक्तदिर और ताकतवर हल्के अपनी रजामंदी से या ब्लैकमेलिंग के जरिए डेविड स्टार्स की पुष्टपनाही कर रहे थे, तो वह ट्रांसपोर्ट त्यारा सुल्तान शाह के राजदाराना अगवा के लिए बेहतरीन सफरी जरिया साबित हो सकता था। अगर का मसला सिर्फ इसलिए पैदा होता था कि मेरे पास इस यकीन के हक में कोई सबूत नहीं था, वरना हर जाहिरी दलील मुझे इसी एक नजरिए पर रासिक कर रही थी। इस इत्ला पर मेरा दुराने खून तेज हो गया था और मेरे वजूद में सोया हुआ इंतकामी तरिंदा बेदार हो चुका था। अगर सुल्तान शाह कराची में बाजियाब न हो सका तो फिर क्या होगा? इस बारे में मजीद गौर और फिक्र की जरूरत नहीं थी। पूरा नक्शा मेरे जहन में वाज़े था। दुश्मन के हैवानी तशद्दुद से कराते और बिलबिलाते हुए जख्मी सुल्तान शाह का तस्वुर ही मेरे लिए सुहाने रूह था। मैंने फौरन ही अपना कमरा छोड़ दिया। मेरा जहन मुसलसल अमेरिका के ट्रांसपोर्ट त्यारे में उलझा हुआ था, जो मैरीन कमांडोज की लाशें ले जाने के लिए कराची पहुंचा और चंद रोज बाद वापस चला गया। आखिर वो कौन से नकात थे जिन्हें चेक कर लेने के बाद अव्वल खान ने यह समझ लिया था कि इस त्यारे का सुल्तान शाह के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। वह नकात तय हो जाने के बाद यह तयकना था कि कौन कौन से पहलू इसकी नजरों से बचे रह गए थे। इस मशक से गुजरे बगैर मैं अव्वल खान के ईमानदाराना राय से इत्तिफाक नहीं कर सकता था। मैंने 3 मजीद फोन कार्ड खरीदे और फिर वीरा की तलाश में बाहर की तरफ चल दिया। शाम हो चली थी, बल्कि हो ही गई थी। बाहर में तकरीबन सारी मेजें आबाद थी और घोड़े की नाल की शक्ल में बने हुए खूबसूरत आबनूसी काउंटर के गिर्द भी सारे स्टूल आबाद थे, बल्कि बाज शौकीन जोड़े इनके दरमियान भी काउंटर से लगे चहले कर रहे थे। ये सब बात की बातें हैं कि मुझे बाहर की वो जज्बियात याद आई और खुशगवार यादों के किसी ज़हनी खाने में जम कर रह गई। इस वक्त ये आलम था कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। गुस्से और बेबसी के जज्बात ने मिलकर मेरी तबीयत पर ऐसी मुतशद्दिदाना कैफियत तारी कर दी थी कि सामने आ जाने वाली हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर खाक में मिला देने को दिल चाह रहा था। मैंने उस वसी बार का तवाफ किया। भांत भांत के तबाकुओं और मुख्तलिफ शराबों की मिली जुली मखसूस बू से बोझल इस फिजा में वीरा मुझे कहीं नजर नहीं आई। वो कहाँ गई? वो तो मुझसे बाहर के लिए कह कर आई थी। मेरे ज़हन में एक तकरीबी सवाल उभरा। गई होगी जहन्नुम में। मैं शाने उचकाकर नकाज के रास्ते की तरफ बढ़ गया। इस वक्त मेरा मूड कुछ ऐसा जारहाना था कि मैं अपनी सीधी राह से हटे बगैर बदन अकड़ाए चलता रहा। सामने से आने वाले कई मर्द और औरतें तसादुम के आखिरी लम्हात पर मुझसे सिर्फ शाने लड़ाते हुए गुजर गए। मुझे वीरा पर गुस्सा आने लगा। वो ऐसी नहीं थी कि मैं शाने उचकाकर मैं उसे अपने सर से उतार फेंकने में कामयाब हो जाता। इस होटल के दाखिल दरवाजे के करीब ही शीशे की एक दीवार में रेस्टोरेंट की रोशन तख्ती के नीचे जली दरवाजा दिखाई दे रहा था, जो शायद होटल के मुकीम मेहमानों के लिए बनाया गया था। मेरे कदम बेइख्तियार उसी तरफ मुड़ गए। इसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। अंदर घुसते मुझ पर बैक वक्त 2 हकीकतें मुनकशिफ हुई।
रेस्टोरेंट का सदर दरवाजा सड़क के रुख पर वाक़ था और वीरा उस तरफ शीशे की दीवार के साथ लगी हुई मेज पर बैठी अपने गिलास से चुस्कियां ले रही थी। उसकी सारी तवज्जो बाहर के मंजर पर मरकूज थी। मैं उसी तरफ बढ़ता चला गया। मैंने दूर ही से देख लिया कि वो मुतफक्किराना अंदाज में शैंपियन पी रही थी। उसके सामने रखी हुई बोतल में बस आखिरी चंद घूंट बाकी थे। मैं इसकी मुकम्मल बेखबरी में इस मेज के करीब जा खड़ा हुआ। अपने करीब किसी की मौजूदगी का लाशौरी एहसास होते ही वो चौंक कर मुड़ी और मुझे देखते ही अपनी कुर्सी छोड़कर हड़बड़ाते हुए मुआज़रत खाना अंदाज में खड़ी होगी। मेरी आंखों से झलकती हुई जारहियत ने उसे मशीनी अंदाज में बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं बार में बिल्कुल जगह नहीं थी। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला छोड़ना चाहती थी, इसलिए वापसी के बजाय रेस्टोरेंट में आ बैठी। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? आया नहीं हूँ, दरवाजे से बाहर जा रहा हूँ। गिलास के नीचे 10 पाउंड का नोट छोड़ दो और चल पड़ो, मामलात बिगड़ रहे हैं, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा और रेस्टोरेंट के सदर दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने ये देख लिया था कि वीरा ने अपने गिलास और बोतल में बाकी शैंपियन को भूलकर अपने पर्स में से मतलूबा मालियत का नोट निकालना शुरू कर दिया था। दरवाजे से निकलने तक वो तकरीबन दौड़ती हुई मेरे साथ आ गई। लेडीज फर्स्ट वाले मुआशरे में मेरी वो हरकत नाजेबा थी। असूलन मुझे उसकी मेज के पास रुककर उसके रवाना होने का इंतजार करना चाहिए था। वो शुराफा का होटल था। अगर इस वक्त वो हाल तकरीबन खाली न होता तो मेरी जात मुतअद्दिद तहय्युर ज़दा निगाहों का मरकज बन गई होती। वीरा के कदम मिला लेने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ही उलट कर रह गया था और मैं मुसलसल ऐसी हरकत का मुर्तकिब हो रहा था जिनकी वजह से मैं लोगों की नजरों में आ सकता था, जबकि मैं अंदरूने और बैरूने मुल्क हर आम मकाम पर अशद जरूरत के बगैर लोगों की नजरों में आने से गुरेज करता था। शीशे वाबस्तगी की इब्तिदा से ही वो आदत मेरी फितरत सानिया बनी हुई थी। क्या हुआ? कौन से मामलात बिगड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हो? अव्वल खान का फोन आया था। सुल्तान शाह का कोई सुराग नहीं मिला। उसका ख्याल है कि लाश बरदार त्यारे का सुल्तान के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसी से बात करने जा रहा हूँ। ओह डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो। वो चलते चलते वालिहाना अंदाज में मेरे बाजू से लिपट गई। मैं बार में नहीं थी। तुम चाहते तो मुझे छोड़कर भी फोन कर सकते थे, मगर तुमने मुझे तलाश कर लिया। मैं निरी अहमक और जाहिल हूँ, तुम बहुत अजीम हो। मैं इस वक्त जारियत के मूड में था। अपने बाजू पर वीरा के भरपूर सरापा का गुदास लम्स महसूस करते ही मेरे इश्तियाल की रूह में यकायक तब्दीली आई और मैंने धकेल कर उसे अपने बाजू से अलग कर दिया। तुम बहुत ज्यादा भड़के हुए हो। यह बताओ कि अव्वल खान और क्या कह रहा था? जो बात हुई वो मैंने तुम्हें बता दी, बाकी बातें अपने कानों से सुन लेना। फिर अब तुम्हारी क्या राय है? यह खबर तो तशवीशनाक है, वो धीरे से बोली। मेरा दिमाग मत चाटो और चुपचाप चलते रहो। मैंने तनक कर कहा, इस वक्त मैं कुछ सोचने और अपना ज़हन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सहम कर खामोश होगी। उसकी जुबान बंदी के लिए मैंने अपना ज़हन बनाने की कोशिश का बिला वजह जिक्र कर डाला था। मैं इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहा था इसमें कुछ सोचना मुमकिन ही नहीं था। फोन बूथ में एक नौउम्र सफ़ेद फार्म लड़की हंस हंस कर किसी से बातें कर रही थी। उसके हाथ में बाल पेन था जिससे वो मुख्तसर से शेल्फ पर टिके हुए कागज पर धीरे धीरे कुछ लिख रही थी। वो प्लास्टिक का बंद बूथ था जिसके ऊपर निस्फ दरवाजे पर शफाफ प्लास्टिक शीट थी। हम इंतजार में बाहर रुके रहे। लड़की ने हमें देख लिया था मगर उसकी बातें खत्म होने में नहीं आ रही थी। लड़की कभी बाल पिन का पिछला सिरा दांतों में चबाने लगती, कभी रुख और पहलू बदल बदल कर कहके लगाने लगती। वो मुश्किल से 14-15 साल की कोई स्कूल तालबा रही होगी, मगर जरूरत से कुछ ज्यादा ही बेहिजाब और बातूनी नजर आई थी। उसकी हरकत में मासूमियत के बजाय पुख्तगी नजर आ रही थी। बंदर की औलाद उनसे चिपक कर रह गई है। मालूम होता है कि एक काल में उसने पूरा बूथ खरीद लिया है। जी चाह रहा है कि लात मार का दरवाजा तोड़ दूं। गुफ्तगू का सिलसिला खत्म न होते देखकर मैं गुस्से में बुड़बुड़ाने लगा, मगर वीरा ने मेरा बाजू थाम लिया। तुम इसे काल मुख्तसर करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब आगे कोई दूसरा बूथ खाली मिल जाएगा। ये शायद अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और फोन पर ही दिल के सब अरमान निकालेगी। मैंने गुस्से से घूर कर बूथ की तरफ देखा। इस वक्त लड़की ने माउथ पीस को चूमा, रिसीवर को हुक पर लटका दिया और मुख्तसर सा पर्स फिजा में लहराती हुई मस्ताना अंदाज में बाहर आके हेलो। हमारे करीब से गुजरते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो हम पर तंज कर गई हो। बूथ में घुसते ही हम दोनों ने बैक वक्त शेल्फ पर पड़ा हुआ वो कागज देखा जिस पर वो लड़की नकाशी करती रही थी। पता नहीं वो कागज उसने दानिस्ता छोड़ा था या वो उजलत में भूल गई थी। इस पर एक फोन नंबर के साथ बेरब्त लकीरों के जरिए गलीज खाके बनाए गए थे। इस कागज पर जा बजा बेहुदा अल्फाज भी लिखे हुए थे, बिल्कुल ही सुवर की बच्ची थी। वीरा ने वो कागज पुर्जे करके निचले डस्टबिन में फेंक दिया। यहाँ बहुत सी कम सिन लड़कियां भी जिस्म फरोशी जैसे मकरू कारोबार में मुलविस हैं। हो सकता है कि जाने वाली भी इन्हीं में से एक रही हो। वीरा की इस तहकीर अमेज तबसरे पर मुझे ट्यूडर होटल के लिए गाहक फांसने वाली फराक दिल शीरी रेंटल याद आ गई।
जिसने महज चंद मिनट की मुलाकात में ही मेरे जहन पर गहरा असर छोड़ा था। उसी ने मुझे रवानी में बताया था कि लंदन में बेशतर जिस्म फरोश लड़कियां भी एक खौफनाक सिंडिकेट से वाबस्ता थीं और एक बार उसके चुंगल में फंसने के बाद जवानी ढलने तक इस गर्दाब से नहीं निकल सकती थी। जब कोई भी काम मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों की तहवील में आ जाए तो इसमें इखलाक और इक़दार के साथ इंसान की अहमियत भी खत्म हो जाती है। इसे सिर्फ और सिर्फ कारोबारी खाम माल की तरह बेरहमी से रगड़ा जाता है। इसमें उम्र और सिन्फ की कोई तमीज़ नहीं होती, बस कारोबारी तकाज़े मलहूज़ खातिर रहते हैं और जिस कारकुन की अफादियत गिरने लगे उन्हें बायक बीनी दो गोश्त निकाल बाहर किया जाता है। जहन में वो एक आर्जी सा ख्याल आकर तेजी से गुजर गया। इस दरमियान में मैं अव्वल खान के दफ्तर का फ़ोन नंबर मिला चुका था। चंद सानियों के इंतजार के बाद घंटी बजी और फौरन ही रिसीवर उठा लिया गया। तुम्हारे आदमी अब इसे कहाँ तलाश करते फिर रहे हैं? मैंने किसी तमहीद का बगैर बराह रास्त यूं सवाल किया जैसे वो गुफ्तगू देर से हो रही हो। हमारे पास इसका कोई सुराग नहीं है, बस पूरा शहर छाना जा रहा है। यूं अंधाधुंध भाग दौड़ से कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। ने आदमी रास अलमेडा से ज्यादा मकार और ज़हीन है। इन्हें बुला लो और कोई माकूल हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश करो, मगर यूं सोचने में वक्त गुजरता चला जाएगा। उसकी आवाज़ से बेबसी आया थी। मैंने रसानियत से उसकी बात काट दी। सोचे बगैर हम आदमियों की मेहनत और पैसा बर्बाद करते रहेंगे, नतीजा सिफर रहेगा। मैंने दानिस्ता तुम के बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। फिर तुम ही कोई मशवरा दो, मैं इस पर अमल करूंगा। तुम्हें यह यकीन क्यों है कि वो अब भी इसी शहर के किसी हिस्से में कैद है? फिर वो कहाँ गया? जहाज का सारा रिकॉर्ड मैं बहुत अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ। जहाज के बारे में मुझे पूरी बात बताओ। इसकी आमद और रवानगी सुल्तान शाह के अगवा के मराहिल से बहुत करीब है और यह बात मेरे जहन में चुभ रही है। मैंने उसे अपनी बेलाग राय से आगाह कर दिया। उससे बात शुरू होने के बाद मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई इश्तियाल की लहर माधूम हो गई थी और सही खतूत पर कुछ सोचने समझने के काबिल हो चुका था मैं। वो मस्कत की बंदरगाह में नंगर अंदाज अमरीकी बहरिया के एक त्यारा बरदार जहाज से परवाज करके 4 दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर उतरा था और आज चला गया। उसने बताया जहाज कौन सा था और इस पर हमले की क्या तादाद थी। मैंने अगला सवाल किया। इस C-130 पर 2 हवाबाज और इनके 3 मुआवन मौजूद थे। 6 ताबूत साथ लेकर सिर्फ वही 5 वापस गए हैं। ये कैसे पता चला कि जहाज पर सिर्फ 6 ताबूत थे? मैंने पूछा। जहाज तकरीबी कार्रवाइयों से हिफाजत के ख्याल से इब्तदा से आखिर तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह नौजवानों की निगरानी में रहा। इनका कहना था कि जहाज उतरने के बाद इस पर ईंधन और खुर्दोनोश की सफरी जरूरियात के सिवा सिर्फ 6 ताबूत लाते गए थे और इनमें सिर्फ अमरीकी मैरीन कमांडोज की लाशें थी। मैंने इस्तफसार किया। कहा यही जाता है। सिविल सर्जन ने तस्दीक के बाद रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के बाद वो सब ताबूत अमरीकी कौंसल खाने के एक अफसर के हवाले कर दिए थे। वो ताबूत सफारती मरात याफ्ता कार्गो में शामिल थे। इन्हें मोहर बंद करना और अमेरिका के कौमी परचमों में लपेटना कौंसल खाने की जिम्मेदारी थी। क्या यह मुमकिन है कि एक लाश को बेहोश सुल्तान शाह से तब्दील कर दिया गया हो? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। गैर मुल्की सरजमीन पर 20 मैरीन कमांडोज की बैक वक्त हलाकत का वाकया बहुत बड़ा था। मरने वालों के लवाहिकीन प्रेस समेत ताबूतों को हवाई अड्डे पर वसूल करने के लिए मौजूद होंगे। यहाँ रोकी जाने वाली लाश की जगह वहां सुल्तान शाह ताबूत में बंद होगा तो एक ओहदा मचाएगा। अमरीकी शहरी अपने मुर्दों की बेहुरमती और सौदेबाजी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही सोचकर मैंने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया था। इसके दलाइल माकूल थे। कराची से बाकी मांदा 6 ताबूतों की रवानगी के बाद अमेरिका में सिर्फ 5 लाशों की तदफीन पर वाकई एक और आम बर्पा हो सकता था और अमेरिकी प्रेस पूरी बेबाकी से इस राज की बेकुनी पर तुल जाता और जब राज फाश होता तो ऐवाने इक्तदार के दरोबाम हिल कर रह जाते। कोई भी अमेरिकी हुक्मरान डेविड स्टार्स के मफादात के लिए अपनी बका को ऐसे इम्काना अंदाज में दाव पर नहीं लगा सकता था।